कि बागेश्वर बाबा के दर पर पाकिस्तानी आ रहे हैं, उनसे समस्या का समाधान ले रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि मोदी विरोधियों ने ठान लिया है कि मोदी को ही जिताना है, मोदी को ही लाना है। एक खास क्लिप आपके लिए एडिट की है, वो जरा देखिए। उसके बाद बागेश्वर बाबा के पाकिस्तानी समर्थकों को दिखाएंगे और ले चलेंगे। सुनिए पहले जरा इसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। अपना नाम लेके बोल रहे, मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया। हाँ, इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? ये कांग्रेस का हाल है। तो ये है कांग्रेस का हाल, ये ओवैसी कह रहे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे हम आगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में बागेश्वर सरकार। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बाबा छाए हुए, बाबा की बात हो रही है। सोचिए, भारत में तो हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब बाबा की बात हो रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान में देखिए, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये पाकिस्तानी समर्थक आप देख रहे हैं, यानी पाकिस्तान की नागरिक है। पाकिस्तानी महिला बाबा के दरबार में बैठी है, बाबा के पास अपनी फरियाद, अपनी मुराद लेकर आई है। बाबा बागेश्वर के दरबार में पाकिस्तानी महिला। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। पाकिस्तान में वीडियो बन रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये देखिए, बाबा की फोटो आप देख रहे हैं, बाबा बच्चे से बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी वीडियो बना रहे हैं जिसमें बाबा बागेश्वर की बात कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तानी क्यों बाबा के मुरीद हो गए? जरा रिपोर्ट देखिए। जब पाकिस्तानी बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंची तो क्या हुआ? वो तो सरकार हाँ इजाजत नहीं देने, अगर सरकार इजाजत दे दे हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे। बाबा बागेश्वर का डंका पाकिस्तान में भी बज रहा है। देश में पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में चल रहे बाबा बागेश्वर पाकिस्तान में छाए हुए हैं। गली नुक्कड़ चौराहों पर बाबा की ही बात हो रही है। यकीन ना हो तो आपको इसका सबसे बड़ा सबूत देते हैं। पाकिस्तान से बाबा के दरबार में भी लोग पहुंच रहे हैं। बाबा के सामने बैठी महिला पाकिस्तान के सिंध से आई है। कहाँ से हो माइक लो आप? जी मैं सिंध पाकिस्तान सिंध से। पाकिस्तान हम डर गए। पाकिस्तान हम डर गए। बाबा पाकिस्तानी भक्त को सुनते ही बोल पड़ते हैं, अरे मैं तो डर गया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बाबा की पाकिस्तानी भक्त पहले बाबा को फ्रॉड समझती थी। बाबा की मुरीद बनने के बाद उनसे माफी मांगी तो बाबा ने भी बड़े दिल से माफ कर दिया। कहाँ से हो माइक लो आप? जी मैं सिंध पाकिस्तान सिंध से। पाकिस्तान हम डर गए। धन्यवाद है जी। कोनो देश ना छोड़, एक आध देश तो छोड़ दो, कछु और ना छोड़ दो। आप मानते हैं कि कोई बिना बताए पहले से लिख दे कि आपका प्रश्न क्या है? बस मानते हो? जी बस आज मान लिया। आज मान लिया? इसके पहले नहीं मानते थे? थोड़ी दुविधा थी। नहीं 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 होशियारी नहीं बताऊंगा। मैं पहले आप भी हमें फ्रॉड मानती थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्रॉड नहीं। अच्छा। ना मैं किसी पे जजमेंट नहीं करती। लेकिन पूर्ण कॉन्फिडेंस से नहीं बोला कभी, इसलिए तो हमने अर्जी लगाई, पर्चा बना के रखा।
कल का भी, परसों का भी, पूरी डिटेल हमने आपकी निकाली पहले, फिर हमने पर्चा के लिए बुलाया, नहीं तो बुलाना नहीं था। सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी माफ कर दिया हमने, कर दिया, कुछ नहीं बोला। पाकिस्तानी महिला ने बाबा को बताया उनका छोटा बेटा है। जवाब में बाबा ने पाक की महिला से पूछ लिया कि मां के दरबार गई थी, बिना श्रृंगार के लौट आई। ये सुनकर पाकिस्तानी महिला हिल गई, अचंभित हो गई कि आखिर बाबा को ये सत्य कैसे पता। हमारे घर में सुख शांति हो, मेरा छोटा बेटा भी है, फोटो ही लेके आ गई। वाह, खूब खुश हैं। कब से हैं यहाँ? 11 साल हो गए। अरे वाह, खूब कृपा बनी रहे, पूरे परिवार की दया बनी रहे। माँ हिंगलाज माता की खूब सेवा करो। मैं गई थी माता की, देखा हमने, लेकिन वो उनको श्रृंगार नहीं दिया, उनकी पूजा नहीं की, फिर दोबारा माना नहीं, फिर दोबारा गए भी नहीं। उन्होंने ऐसा संदेशा दिया हमें। बाबा का चमत्कार पिछले कई दिनों से सवालों में है, लेकिन बाबा की फैन फॉलोइंग भारत के साथ पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। अब जरा देखिए कैसे पाकिस्तानी बाबा के लिए बाबा बाबा कर रहे हैं और बाबा के फैन हो गए। देखिए जरा, चारों तरफ बाबा बाबा की आवाज आ रही है। पाकिस्तानी महिला को आपने देखा जो पाकिस्तान से आई थी और बाबा की मुरीद थी। पाकिस्तान में भी बागेश्वर सरकार इस वक्त छाए हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, बाबा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग उनके वीडियो देख रहे हैं, बागेश्वर सरकार पर वीडियो बना रहे हैं लोग। पाकिस्तान से लोग बाबा के दरबार में भी पहुंच रहे हैं और बाबा के दरबार में पाकिस्तानी महिला भी पहुंची जो मैंने आपको दिखाया। बेटे की सेहत में सुधार के लिए बाबा के दरबार में पहुंची थी और पाकिस्तान के सिंध से आई महिला का पर्चा निकाला बाबा ने और बाबा ने महिला की समस्या का समाधान भी बता दिया दरबार में। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार मंच से इच्छा जताई थी कि सरकार अगर इजाजत दे दे तो वो पाकिस्तान में भी चले जाएंगे और इजाजत मिले तो पाकिस्तान में भी दरबार लगा देंगे। पाकिस्तान को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बात कही थी कि जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है, एक दिन वो देश खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। पाकिस्तान का विलय बहुत जल्द भारत में होना चाहिए। पाकिस्तान के पास अब यही रास्ता बचा है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। ये जो पाकिस्तानी महिला आई, इनकी समस्या भी बाबा ने पर्चे में लिख रखी थी, समस्या भी बताई और इस पाकिस्तानी महिला को समाधान भी बता दिया। सुनिए। पूछो क्या प्रश्न है? बेटे के लिए बारे में पूछना है। थोड़ी बुद्धि कम है, बोलता नहीं है, बहुत तक कोई बात नहीं। घर में भी सुकून। बालक को जन्मजात दिक्कत है, गर्भ से ही ठीक से चल भी नहीं पाता, पैर व वाक्य में दिक्कत है, मंद बुद्धि है, मूल मंद बुद्धि है। पर्चा पढ़ते जाना। मंद बुद्धि है, हमारे अनुसार 2.5 साल पीछे है, 2.5 साल बैक है। डॉक्टरी भाषा में, ये डॉक्टर ने भी बताया, बैक है डॉक्टरी भाषा में। वाक्य खुलेंगे, चलेगा, वाक्य खुलेंगे, बुद्धि तेज होगी, कृपा होगी, चल रहा है, चलने में उतनी दिक्कत नहीं, हाथ पकड़ना पड़ता है उसका, और बाकी और तेज स्ट्रांग होगा, बुद्धि भी स्ट्रांग होगी। आशीर्वाद है बराबर। कोई संदेह? बस बाग घर में भी क्लेश उपद्रव मचा रहता है, सब पर कृपा बनी रहे। बालक को आप कर ले वाला ना, मकान मिले, आओ बालक को कर ले ना, हम झाड़ा लगा देंगे, आगे मकान का योग बने, आपकी भी बुद्धि शांत रहे। बागेश्वर बालाजी कृपा करें, खुश रहो। बेटे को लेके आओ। आओ कथा के बाद आओ। ठीक है। अब बाबा की लोकप्रियता पाकिस्तान में बढ़ गई है तो बाबा से पूछा गया, बाबा क्या आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे? हो आइए एक बार सुनिए जरा बाबा ने क्या कहा। पाकिस्तान में आपकी मांग हो रही है, क्या मांग हो रही है बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिसे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं।
आपको चलना पड़ेगा, महाराज जी, आप कवरेज करने महाराज जी, चलना पड़ेगा। महाराज आगे आप आएंगे। आपकी मांग हो रही है क्या मांग हो रही बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिसे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। आपको चलना पड़ेगा, महाराज जी, आप कवरेज करने महाराज जी, चलना पड़ेगा। आइए, बाबा को आपने सुन लिया, बाबा क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बाबा कैसे बागेश्वर धाम पहुंचे। रोड शो उनका देखिए जरा, बाबा का भव्य रोड शो आपको नजर आ रहा है। ये बाबा बागेश्वर रूफटॉप से बाहर है गाड़ी के अपने, और चारों तरफ समर्थकों की भारी भीड़। दरअसल रायपुर में थे, रायपुर में रामकथा कर रहे थे, आज ही पहुंचे मध्य प्रदेश और बागेश्वर धाम पहुंचे तो लोग उनका किस तरह से स्वागत कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। बाबा इन विरोध के बीच बाबा के समर्थन में भी बड़े बड़े गुरु आकर खड़े हुए। पहली तस्वीर दिखाई जरा, स्वामी रामदेव बाबा के साथ आप देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रामदेव को आप देख रहे हैं। रामदेव भी बाबा के करीबी और उनके साथ आकर खड़े हुए। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बाबा के दरबार में जा चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा भी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जा चुके हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अब ये देखिए जरा, जगत गुरु को आप देख रहे हैं, जगत गुरु के शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री। जगत गुरु भी आज धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़े हो गए, उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचते। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जगत गुरु को अपना गुरु मानते हैं, खुद उनके शिष्य हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, देवकी नंदन भी खड़े हो गए धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। तो कैसे चमत्कार को सभी नमस्कार कर रहे हैं, और कौन कौन इस जब हवा उल्टी चल रही है उस दौर में भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बाबा बागेश्वर के साथ आकर खड़ा हुआ और उनके चमत्कार पर क्या क्या कह रहा है वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं जरा, लंबी चौड़ी लिस्ट है, बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं समर्थन में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हैं राम भद्राचार्य जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं। उनका कहना है धीरेन्द्र ने मुझसे दीक्षा ली है, धीरेन्द्र जो कर रहा है वो अंधविश्वास नहीं है, मेरा चेला चरित्रहीन नहीं है, ये चमत्कार है। अगला नाम है योग गुरु बाबा रामदेव का। रामदेव कह रहे हैं जिन्हें बाहर की आंखों से देखना है वो धीरेन्द्र से पूछे, जिन्हें तर्क करना है वो राम भद्राचार्य जी के पास जाओ, जिन्हें चमत्कार देखना है वो धीरेन्द्र के पास चले जाओ। अब राम मंदिर के पुजारी है, प्रधान पुजारी महंत सत्येंद्र दास, वो कह रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री एक सिद्ध पुरुष है। वो कह रहे हैं ये जन कल्याण का काम कर रहे हैं और कुछ लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं सनातन धर्म में महापुरुषों में ऐसा सामर्थ्य होता है, इसलिए बिना जाने आरोप लगाना गलत है। नवनीत राणा सांसद वो भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़ी हो गई। उनका कहना है हमारा विश्वास करने का अपना अपना तरीका होता है, जिनकी आस्था जुड़ी है वो विश्वास करते हैं। तो आपने सुना, इससे पहले आपने देखा कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ कौन कौन खड़ा हुआ, लेकिन उनके समर्थन में भी समर्थकों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं उनके गुरु यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु पहली बार टीवी पर आए, उनके समर्थन में पहली बार उन्होंने कुछ बोला है, सुनिए। सनातन धर्म को आगे मतलब काम अच्छा लड़का कर रहा है। अच्छा काम करने पर सवाल उठाए जाते हैं, मुझ पर सवाल उठाए जाते हैं तो क्या करिएगा। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति का रास्ता अलग अलग होता है ना, उनका वो रास्ता, मेरा ये रास्ता। जादू दिखाने पर जोशीमठ जाएं, वहाँ पर जो धरती में दरारें आ रही उसे सही कर दें जादू से। वो तो पहले वहाँ के शंकराचार्य जो अभी नकली शंकराचार्य बन पहले वो कर दें, तो फिर उनको मैं भेज दूंगा। ये जान से मारने की धमकी दी है कि 13वीं में मिलेंगे, इस तरह की बात की जा रही है। गलत बातें हैं, उनके लिए अन्याय हो रहा है। सरकार को उसे संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे छोटे अनुज बागेश्वर धाम वाले महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए, ये अंधविश्वास फैला रहे। अंधविश्वास, अरे काय का अंधविश्वास है? हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं?
और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते हैं, उन्हीं की कृपा से करते हैं। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। भाई तो आपने सुन लिया जो बाबा के साथ खड़े हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बागेश्वर धाम पहुंचे बाबा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने धाम पहुंचे जहां दरबार लगाते ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। स्थानीय लोग पहुंचे थे, उनके समर्थक वहां पहुंचे थे, फूल के साथ उनका स्वागत किया गया बागेश्वर धाम में। लेकिन पहुंचने के साथ ही एक धमकी भी दी गई, जान से मारने की धमकी बाबा बागेश्वर को दी गई है। बाकायदा उसकी एफआईआर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, एफआईआर लिखवाई गई। बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी में क्या कुछ कहा गया है वो जरा देखिए, किसने धमकी दी है और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो बागेश्वर धाम महाराज को हत्या की धमकी मिली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हत्या की यह धमकी है। अमर सिंह नाम के शख्स ने मोबाइल पर धमकाया है फोन करके। धीरेन्द्र शास्त्री की 13वीं की तैयारी कर लेने को कहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को फोन आया और 22 जनवरी को रात 9:15 बजे कॉल आया था। कॉलर ने धीरेन्द्र से बात करने को कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से बात कराइए। बात कराने से मना करने पर कॉलर ने यह धमकी दी है। लोकेश गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री के बेहद करीबी हैं और वो बागेश्वर धाम की व्यवस्था संभालते हैं। लोकेश गर्ग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। बमीठा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आईपीसी की धारा 506 किसी को धमकी देना, आईपीसी की धारा 506 मतलब जुर्माने के साथ 2 साल तक की सजा है। आईपीसी की धारा 507 पहचान छिपाकर धमकी देना जिसमें 2 साल तक की सजा है। और धमकी के बाद बागेश्वर धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच के लिए 25 लोगों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है। सुनिए जरा जिस भाई को फोन आया उनका क्या कुछ कहना है लोकेश गर्ग का, और धमकी पर क्या कुछ कह रही है पुलिस, सुनिए। हमने कही कौन धीरेन्द्र जी से, बोले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बात कराइए। हमने कहा हमारी पहुंच नहीं है बात कराने की और हम बात नहीं करा पाएंगे। बोले तो उन्हें धमकी दे करके मुझसे कहा कि उनकी 13वीं के लिए सामान की तैयारी करना। हमने कहा क्यों करना और आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम अमर सिंह बोल रहे हैं। हमने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कॉल काट दिया। हम 4-5 लोग बैठे थे साथ में, हमने निर्णय लिया कि इसका क्या करना चाहिए। तो सभी लोगों ने हमको सलाह दी कि इसकी एफआईआर दर्ज करिए। जो समझ में आता है वो ये है कि कोई व्यक्ति है जो उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि बात नहीं हो पा रही है, मुलाकात नहीं हो पा रही है, दर्शन नहीं हो पा रही है, उस कारण से, उस फ्रस्ट्रेशन से शायद उसने किया है। पर 1-2 दिन के अंदर अंदर या फिर अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हम पूरी तस्दीक करेंगे, पूरी गहराई तक जाएंगे और जो भी निकल के आता है उसका खुलासा करेंगे। कितने कब मिली सर, कब धमकी कितनी तारीख? ये रात को आवेदन दिया गया है और कब दी है, कैसे दी है, वो टेक्निकल डेटा के आधार पर केंद्रित रहेगा। तो जब वो तथ्य निकल के आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। और आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर धमकी मिली क्यों। क्योंकि बाबा ने हिंदू राष्ट्र की सौगंध खाई। क्या कुछ कहा हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। विवादों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का यह बड़ा बयान आया जिसके बाद बहस भी हुई। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की उन्होंने। तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। एक बूंद भी सनातनी खून है तो मेरा साथ दो। हम सनातनियों के साथ रहने की बात करते हैं। अगर यह विवाद है तो विवाद बना रहे। लोग कहते थे गुरुजी कुछ चमत्कार दिखाओ। देखो अब पूरा भारत एक हो गया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो आरोप लगे हैं वो केवल बागेश्वर धाम पर नहीं है, पूरे हिंदू धर्म पर सवाल उठाया गया है। लोगों को घरों से बाहर निकलकर इसका जवाब देना होगा, ये उन्होंने कहा था। अब सुनिए जरा हिंदू राष्ट्र पर क्या कुछ कहा बाबा बागेश्वर ने। उसके बाद उन्हें जो धमकी मिली है जान से मारने की, पहली बार उन्होंने उस धमकी पर कोई प्रतिक्रिया दी, वो भी सुनिए।
लेकिन हिंदू एक हो रहा है, सनातनी एक हो रहे हैं, उनके सबके दूसरों के मिशन, अन्य लोगों के जो सनातनियों में फूट डाल रहे थे, हिंदुओं में फूट डाल रहे थे, राज करने की नीति पर चल रहे थे, उनके मिशन फेल हो रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे थे, उनके मिशन फेल हो रहे हैं। तो लगातार टारगेट निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन अब हम सबको जातिवाद से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हम अपना परिचय कोई पूछता है तो हम कहते हैं हम सबसे पहले मानव है, फिर सनातन, ये हिंदू है। बल्कि सरनेम के लिए अगर जरूरत पड़ती है, अब आप विचार करो कि सरनेम में हमारा ब्राह्मण है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे अंदर चारों वर्ण है। अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये हमारी मांग है। अगर हम सब साथ हो जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसमें कोई हम कोई राजनेता नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई निर्णय करने वाली कोर्ट नहीं है, हम कोई एक ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है कि हम निर्णय करें कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमने सिर्फ ये मांग की है कि हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। और ये अमानवीय कहाँ से हो गया, ये अनलॉजिकल कहाँ से हो गया, ये संविधान के खिलाफ कहाँ से हो गया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया और साहस में अपने संविधान कर। इस भारत में जब भी सनातन की किसी ने बात उठाई है तब तक इस प्रकार की प्रवृत्तियां और हमेशा जो है अमानवीय तथ्य और असामाजिक तथ्य पीछे वामपंथी लोग लगे हैं। ठीक है, साधु संत के तुम रखवारे, जिनके रखवारे श्री हनुमान जी महाराज हो, तुम रक्षक काहू को न डरना। जहां श्री हनुमान जी महाराज वहां डरने वाली क्या बात। हमें अपने इष्ट पर भरोसा था, है, जब तक। आइए अब आपको बताते हैं बागेश्वर धाम का नाम आपने, बहुत से लोग वो होंगे जिन्होंने शायद पिछले एक हफ्ते में सुना हो। अब आपको वो बताने जा रहा हूं जो आप बागेश्वर धाम के बारे में नहीं जानते थे। क्या खासियत है, कैसे एकाएक बागेश्वर धाम सुर्खियों में आ गया। ऐसा दिखता है बागेश्वर धाम, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है ये बागेश्वर धाम। खजुराहो की तरफ अगर जाएंगे तो 15 किलोमीटर दूर है वहां से। गड़ा गांव में बाबा का वहां दरबार लगता है और रास्ते पर बागेश्वर धाम के बोर्ड और होर्डिंग्स आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे जब आप जाएंगे उस तरफ। चौराहे से आसानी से आप धाम तक पहुंच सकते हैं। मेन रोड से 2 किलोमीटर दूर है गड़ा गांव। गांव की आबादी 1000 के करीब है, लेकिन बाबा के फैन करोड़ों में। गड़ा गांव के एक छोर पर छोटी सी पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर स्थित है बागेश्वर धाम। पहाड़ी पर चढ़ते ही 2 छोटे मंदिर बने हुए हैं और एक मंदिर भगवान बागेश्वर महाराज जी का है। ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर है। बागेश्वर नाम को लेकर भी एक कहानी है। वो कहानी क्या है, वो ये कि पहाड़ के आसपास पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था और इस जंगल में तब बाघ घूमा करते थे। तो बाघ घूमते थे इसलिए इस जगह का नाम पड़ा बाघेश्वर और बाद में इसका नाम बागेश्वर हो गया। तो इसका ताल्लुक बाघ से है। पहाड़ पर बालाजी धाम हनुमान जी का मंदिर है। धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं। ये है और इन्हीं बालाजी के धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि भी मिली है। बालाजी के मंदिर से सटा एक बड़ा पेड़ भी है जिसमें चिपट कर लोग आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपना दर्द बताते हैं। पेड़ के छूते ही लोगों में कहा जाता है, मान्यता है, पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। अब जरा सुनिए जो वहां पहुंचते हैं बाबा के समर्थक, वो क्या कह रहे हैं। दर्शन करने के लिए आए। दर्शन से क्या होता है? श्रद्धा है अपनी कि अपनी मनोकामना पूरी होगी। होती है मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे? मनोकामना पूरी होती है? जी बिल्कुल, मनोकामना पूरी। समस्याएं खत्म होती है? यस यस। कहाँ से आए आप लोग? हम टीकमगढ़ जिले से आए। क्यों आए आप लोग यहाँ पर? यहाँ तो दरबार है, सच्चा दरबार है। सच्चा दरबार है, मनोकामना पूरी होती है आप लोग की? है, पूरी होती है। मन्नत मांगने आए बाबा से। मन्नत मांगने आया? आप लोग को किसी ने बुलाया यहाँ पर? नहीं किसी अपनी मर्जी से आया? क्या कहा जाता है यहाँ के बारे में? यहाँ का सभी बढ़िया है, यहाँ के सभी काम सफल होते हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाबा की पाकिस्तान में भी फैन फॉलोइंग आपने देख ली है, लेकिन पाकिस्तान में हालात क्या हैं अब उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि सिर्फ दो हफ्तों के पैसे बचे पाकिस्तान के पास। सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे, 14 दिन का पैसा है, बाकी सब लुट-पिट और खत्म हो गए। हालत यह है पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा बचाएं कैसे, और पाकिस्तान को नहीं बचा सके तो दोबारा सरकार आनी नहीं है इनकी, यह भी डर है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पाकिस्तान में आटे की लड़ाई आपने देखी होगी कि पाकिस्तान में खाने को आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही है। अब आगे की बात है, अगली तस्वीर दिखाई। ना आटा मिल रहा है, ये देख रहे हैं जरा, बाइक, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, तेल भी नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी लाइन लगी है पेट्रोल लेने वालों की। तो ना आटा मिल रहा है ना तेल मिल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए।
ये है गैस, एलपीजी गैस। ना आटा मिल रहा, ना तेल मिल रहा, ना गैस मिल रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। और बत्ती भी गुल है। तो आटा, बिजली भी नहीं है, तेल भी नहीं है और गैस भी नहीं है। तो सोचिए जरा पाकिस्तान का हाल क्या है। सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे बचे हैं और अगर 2 हफ्ते के पैसे खत्म हो गए तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, सोचिए जरा। अभी आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। देखिए जरा शहबाज शरीफ का हाल क्या है। ये देख रहे हैं आप, ये कुछ यही हाल है इस वक्त। रिफाइनरी इंडस्ट्री पाकिस्तान में बर्बाद हो गई। लोहा उद्योग पाकिस्तान में तबाह हो गया है। ऑटोमोबाइल उद्योग बंद हो गया है। कपड़ा उद्योग ठप हो गया है। पाकिस्तान में डिफॉल्ट होने की कगार पर है पाकिस्तान। सिर्फ 2 हफ्ते का खर्चा बचा है। अगले 72 घंटे पाकिस्तान पर भारी है। चीन के 500 मिलियन चुकाने हैं अभी। पैसा चुकाए तो मुद्रा भंडार जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। मुद्रा भंडार सिर्फ $4 अरब का बचा है। आयात के लिए पैसे नहीं बचे। निर्यात लगातार कम हो रहा है। कच्चा माल खत्म हो गया है। तो आखिर बनाए कोई चीज कैसे। आईएमएफ ने लोन पर कड़ी शर्त रख दी है। $10 अरब की जरूरत है उनका कहना है। अरबों डॉलर का कर्ज पहले से पाकिस्तान पर है। खर्च के लिए सऊदी अरब ने भी कर्ज देने से मना कर दिया है। मदद नहीं, निवेश करेगा सऊदी। उसने कह दिया पैसा नहीं दूंगा मदद, क्योंकि वापस देते नहीं हो, इसलिए निवेश कर सकता हूं। दोस्त चीन भी मदद से किनारे कर चुका है। तो सब ने पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया है, जैसे पाकिस्तान आतंकियों को इस्तेमाल करता है। अब कोई साथ देने को तैयार नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो स्थिति है, हालत यह है पाकिस्तान में कि सब कुछ बिकने की स्थिति में है। तनख्वाह नहीं है देने के लिए, यानी बिजली भी नहीं आ रही है और तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स से कि आखिर पाकिस्तान के हालात क्या है वो देखिए जरा। शहबाज के हाथ पे कटोरा देख रहे हैं। अब जिनको तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं वो बेचारे क्या करेंगे। पाक में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बताऊं, कपड़ा समेत तमाम उद्योग बंद हो गए और 70 लाख मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। 70 लाख। पाकिस्तान में आई बाढ़ से 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। पाकिस्तान रेलवे की हालात बहुत खराब है। डीजल खरीदने तक के रेलवे के पास पैसे नहीं है। सोचिए, ट्रेन डीजल नहीं खरीद पा रही। रेलवे कर्मचारियों को कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली। परेशान रेलवे कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। रेलवे ने टिकट की कीमत कई गुना बढ़ा दी है। पिछले 1 साल में रिटायरमेंट जिनका हो गया उन्हें ग्रेच्युटी तक नहीं मिल पाई। कर्मचारियों को 25 अरब रुपए की देनदारी बाकी है। पूर्व कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिल रही है। हालत यह है। अब सुनिए जरा पाकिस्तान के उन लोगों को सुनिए जो परेशान है। बिजली नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, बदहाल स्थिति। बच्चे क्या हालात है, घर पे खाना पीना टाइम से मिल रहा, लाइट नहीं आ रही, लाइट के बारे में क्या कहना चाहोगे? सब लोगों को परेशानी हो रही है और आप उधर देख सकते हैं, उधर लाइट नहीं आ रही है, वो सामने देखें वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, आप वो आगे चले जाएं वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। तो गाइस मेरे साथ एक सर मौजूद है जिनके हाथ में कैंडल्स हैं, मोमबत्तियाँ लेके जा रहे हैं। तो सर मोमबत्तियों की कीमत क्या होगी? ये 5 रुपए की 20 रुपए की मिल रही है। 5 रुपए वाली 20 रुपए की मिल रही है। जो हालात है मुल्क के इस वक्त, सभी लोग इतने परेशान हैं, मजबूर हैं। आपको क्या बताऊं, सुबह की लाइट गई हुई है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। ये गुलाम है अमेरिका के। इंडिया नहीं डरता, अमेरिका इंडिया नहीं डरता, खुद मुख्तियार मुल्क है। देखो ऊपर से ये देखें, मेरे पास ये मोबाइल की ये चार्जिंग है और इससे आप मुझे बताएं कि पता चलता है कि शॉप खुली हुई है। शॉप ऐसे है जैसे बंद है। इंडिया के अंदर तकरीबन 300 से 500 यूनिट फ्री दिए जाते हैं आवाम को। यहाँ पर क्या फ्री मिलता है? हमें यहाँ फ्री भूख मिलती है, फ्री जलालत मिलती है जो मिल रही है। 25 रुपए से 30 रुपए मिल रहा है। एक बात वही बता दूं आपको मैम, वहाँ पे राशन कार्ड पे जो है ना, राशन कार्ड बने हुए हैं, वहाँ पे आटा पता क्या भाव दे रहे हैं राशन कार्ड पे? 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो आटा दे रहे गवर्नमेंट। 2 रुपए किलो आटा कश्मीर में। सर वो कश्मीर फिर 2 रुपए की बात करें, इंडिया में जो कार्ड बने हुए हैं। लॉलीपॉप है 2 हफ्तों का भी, मुझे लगता है कि 3 दिन का नहीं है इनके पास। ये वाम को बता ही नहीं रहे। वाम को एक लाल लॉलीपॉप दिया हुआ है, बस इसको चूसते रहो। आज 10 बजे की टाइमिंग कर दी हुई है। इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। सोचिए जरा, ये पाकिस्तान के लोगों का हाले दिल है जो बता रहे हैं किस स्थिति में है। अब हालत यह है, कुछ बचा नहीं, ना बिजली बचा, ना तेल बचा है, ना आटा बचा है, ना तनख्वाह बची है। अब परमाणु बचे हैं।
और हो सकता है पाकिस्तान ये परमाणु बेच दे, क्योंकि परमाणु ही बनाए हैं और खाए तो जा नहीं सकते, ये तो यही बेच सकते हैं। तो तैयारी ये भी है कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु बेच देंगे, ये परमाणु सब सेल हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हथियार बनाए हैं पाकिस्तान। ये देखिए जरा, परमाणु बेचेगा पाकिस्तान, रोटी रोटी के लिए पाकिस्तान में मारामारी है, पूरी तरह से विदेशी मदद पर पाकिस्तान निर्भर है। मदद ना मिली तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और अटकलें, पाक परमाणु भी बेच सकता है जो बनाए हैं। पाकिस्तान लगातार यूरेनियम तस्करी कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया से पाकिस्तान यूरेनियम पहुंच रही है और यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम में होता है। ऐसे में आशंका यह है कि परमाणु बम पाकिस्तान अपने बेच दे, तब कुछ रोटी का जुगाड़ हो। परमाणु तकनीक पहले ही बेचने के आरोप लग चुके हैं पाकिस्तान पर। मांग ये हो रही है कि वॉच डॉग एक नियुक्त किया जाए, क्योंकि जैसे हालात हैं उन हालात में ये परमाणु भी बेच सकता है और गलत हाथों में परमाणु चले गए तो और खराब स्थिति हो सकती है। बहरहाल पहले भी गलत हाथों में ही है। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय निकाय नजर रखे, ये मांग हो रही है। परमाणु हथियारों से जुड़े प्रोजेक्ट कब्जे में लिए जाएं और परमाणु आतंकियों तक पहुंचा तो दुनिया का खतरा और बढ़ जाएगा दुनिया में। लेकिन अब देखिए पाकिस्तान का मजाक कैसे उड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग मीम्स बना रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात है, बिजली नहीं आ रही है, उस पर लोग क्या क्या कह रहे हैं वो देखिए जरा। जैन अली लिख रहे हैं, किसी आईटी एक्सपर्ट ने लग रहा है शहबाज को सलाह दी है कि देश को कंप्यूटर की तरह ऑन ऑफ करते रहो तो शायद रीस्टार्ट हो तो ठीक हो जाए दोबारा। मुबारक लिख रहे हैं, शायद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया इसलिए सारे देश की बिजली बंद कर दी है। असद ने लिखा, मुल्क को ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, शायद चल जाए। अजरहा ने लिखा है, किस्त अदा नहीं की है इसलिए आईएमएफ वाले इनका मीटर भी उतार ले गए बिजली का, इसलिए लाइट नहीं आ रही। अदील गौरी ने लिखा, न्यूक्लियर प्लांट उड़ाने आए थे, लाहौरिये ने गलत रास्ता बता दिया। दरअसल दुश्मन ने इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उड़ाकर चले गए। न्यूक्लियर प्लांट उड़ाने आए थे और इलेक्ट्रिक प्लांट उड़ा गए। अरीशा ने लिखा, फोन की 100% चार्जिंग सबकी नहीं होती। फहद ने लिखा है, घर पर जिनके सोलर पैनल है वो कह रहे हैं चांद पे है अपन, यानी जो बिजली आ नहीं रही, जिनके पास सोलर पैनल है वही खुश है इस वक्त। आइए अब आपको सुनवाता हूं, शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं, उनका एक वीडियो बहुत वायरल है, पिछले दिनों मैंने भी आपको सुनाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं भीख मांग मांग के थक गया हूं, भीख मांग मांग के अब मुझे शर्म आने लगी है। वो उनका वीडियो वायरल है, सुनिए एक बार। 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूं, वहां पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। अब हालत यह है कि पाकिस्तान में जो बड़े उद्योगपति बचे हैं, खराब हालत है, वो भी शहबाज शरीफ और सरकार को जलील कर रहे हैं, कोस रहे हैं कि मुल्क के हालात इतने बदतर कर दिए। देखिए जरा, शहबाज शरीफ के सामने मीटिंग में बैठे तो वहां भी उनकी इज्जत उतार दी। लोग कह रहे हैं अच्छे दिन का वादा महज लॉलीपॉप निकला शहबाज शरीफ का, डॉलर की कमी नहीं, मुद्दा आपकी मंशा का है। $1 का भुगतान था, $2000 रिश्वत देनी पड़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नीलामी घर बन गया इस वक्त। प्याज के 75 कंटेनर बंदरगाहों पर ही पड़े हुए हैं। कंटेनरों के लेट फीस लागत से भी ज्यादा हो गई है इस वक्त। $1.6 लाख का आयात बंदरगाह पर अटका हुआ है और हर दिन 80 से $10 बतौर लेट फीस देना पड़ रहा है। सरकार और केंद्रीय बैंक जो है इनके अधिकारी नाकारा हो गए हैं। 5700 कंटेनर अभी भी बंदरगाहों पर खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। कंटेनर सीमा शुल्क कम करने में भूमिका निभाइए, वहां के उद्योगपति कह रहे हैं। ये हालात पाकिस्तान के। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब भारतीय सियासत की बात करते हैं। मोदी विरोधी जो है उन्होंने कसम खा रखी है, विरोधियों ने ठाना है कि कुछ भी हो जाए 24 में तो मोदी को ही लाना है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 के लिए मेहनत में जुटे हैं, लेकिन विरोधी भी मेहनत में जुटे हैं, जीतने की नहीं, हारने के और मोदी को जिताने के। जरा सुनिए, राहुल गांधी ने तो खूब यात्रा कर ली, लेकिन ऐसे ऐसे बयान दिए कि अपनी यात्रा को भी नाकामयाब बना दिया। सुनिए जरा उनके एक बयान को। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो, गया। अपना नाम लेके बोल रहे, मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया। हाँ, इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? मुझे कांग्रेस का हाल है। ये कांग्रेस का हाल है और यही विरोधियों का हाल है। कैसे विरोधियों ने ठान लिया कि मोदी को ही 24 में लाना। अब विरोधियों के आप सुनिए, मोदी को 24 में लाने के लिए विरोधी पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं, शुरू से देखिए जरा। दिग्विजय सिंह को आप देखिए जरा, दिग्विजय सिंह का बयान। दिग्विजय सिंह ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए और इतने लोग मार गिराए हैं, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार झूठ फैला रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, 24 में मोदी को लाने की खुद ही इन नेताओं ने तैयारी कर ली। ऐसे ऐसे बयान देंगे कि लोग इन्हें खुद ही साफ कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं रामचरितमानस में दलितों का अपमान है, महिलाओं का अपमान इसमें किया गया है और रामचरितमानस बकवास है, सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस तरह के बयान के बाद कौन सा हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट देगा जिसके नेता ऐसा बयान देंगे। ओवैसी कह रहे हैं मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे, हम मुसलमान वक्त के चलते खामोश हैं, हालात बदलेंगे तब तुमको कौन बचाएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को विरोधी खुद सारा काम कर देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, और क्या उनके रावण की तरह 100 सिर है। इससे पहले जेडीयू के नेता चंद्रशेखर कह चुके रामचरितमानस, आरजेडी के नेता रामचरितमानस नफरत फैलाती है, नीची जाति के लिए गलत बातें लिखी हैं उसमें। जयराम रमेश कह चुके राजनीतिक तानाशाही वास्तविकता बन रही है और एक व्यक्ति को सभी राजनीतिक अधिकार हैं, संविधान की अनदेखी की जा रही है। यह जयराम रमेश का बयान था। अब आप सोचिए जरा, जब इस तरह के बयान 24 तक देते रहेंगे तो फिर मोदी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे बयान ही चुनाव जितवा देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लगता है 2024 में भी विरोधियों ने मोदी को जिताने का ठेका ले ही लिया है। मोदी जो पूरी तरह राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, सेना को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं, उस सेना पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत कहीं 2024 में कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। जब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का बाजा बजाने की कसम खा ही ली है, तो पार्टी के बाकी नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा।
पूरे अनुशासन में सवाल पूछा है सर। सभी सवाल का जवाब दूंगा। यू आर पुटिंग ऐसे माइक नहीं हटा सकते सर। यू जस्ट जयराम सर इस तरह से मोदी विरोध में विपक्ष कितना कंफ्यूज है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हिंदू वोटों को बांटने के लिए बिहार से उत्तर प्रदेश तक रामचरितमानस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये जो बयान है, ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जैसे वो कहते नहीं कि मुझे ये लोग जब गाली देते हैं तो वो उन्हें प्रोटीन देता है, न्यूट्रिशन देता है, वैसे ही ऐसे बयान पीएम मोदी के लिए फायदा करते हैं। कैसे? प्रधानमंत्री बनने के बाद जब ये सेना पर सवाल उठाते हैं, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना के साथ 8 दिवालियां, अपनी सेना के साथ अपनी 8 दिवाली मनाई। सेना को निर्णय लेने के लिए फ्री हैंड दिया उन्होंने, 1 रैंक 1 पेंशन को मंजूरी दी उन्होंने। सितंबर 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया भर में भारत की छवि बदली है। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले का बदला लिया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। दुनिया ने फाइटर रफाल का शस्त्र पूजन भी देखा है। फ्रांस से भारत को 36 फाइटर जेट मिले। नेशनल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित किया, ऐसा कोई वॉर मेमोरियल नहीं था देश में अब तक। चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद को बनाया। युवाओं के लिए अग्निपथ स्कीम शुरू की, अग्निवीरों की सेना में भर्ती शुरू हुई। जब सेना पर बोलेंगे तो आप सबसे ज्यादा खुद का नुकसान करेंगे और मोदी का उससे फायदा होगा। अब कैसे? जब आप रामचरितमानस पर बोलेंगे तो विपक्ष और विरोधी खुद का नुकसान करेंगे। कभी अपनी धार्मिक पहचान पीएम मोदी ने क्योंकि छिपाई नहीं। काशी जाते हैं तो विश्वनाथ धाम में पूजा करते हैं, प्रयागराज में मां गंगा में डुबकी लगाते हैं पीएम मोदी, केदारनाथ की गुफा में ध्यान करते हैं जाकर, राम मंदिर के लिए शिला पूजन किया। जनवरी 2024 तक मंदिर का गर्भगृह भी तैयार हो जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम को भव्य बनाया और काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर तैयार करवाया, पीएम मोदी ने लोकार्पण किया इसका। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया और बद्रीनाथ धाम को भव्य बनाने का काम जारी है। सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया है। इसलिए राष्ट्र पर, सेना पर या फिर हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले विरोधी इसीलिए मोदी के सामने खत्म होने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के लोग कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। ऐसा मुझे लग रहा है जिस तरह से ये लोग वक्तव्य दे रहे हैं, उससे तो यही एहसास हो रहा है कि इन लोगों ने पूरी तरह से मान लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में लाना है। सर्जिकल स्ट्राइक तो कई प्रकार की होती है, सबूत मांगने का अधिकार इनको नहीं है। ये सरकार का मामला है, ये सरकार अपने हिसाब से देखेगी। सबूत देना है कि नहीं देना है सरकार सोचेगी। रामचरितमानस पे सवाल उठाने का मतलब ये है कि ये पूर्ण रूप से हिंदू नहीं है। जनता जानती है, जनता को सब मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। वहाँ का खुद पाकिस्तान के लोग चिल्ला गा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये बम गिर गया, हमारे यहाँ ये गिर गया। तो ये सब फालतू की बातें, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। अभी उनसे सबूत मांगे, आप कौन हो तो अपना सबूत नहीं दे पाएंगे। आप कांग्रेस में आए कहां से, इसका सबूत नहीं दे पाएंगे। इससे 2024 से बयानों से मोदी जी और मजबूत होंगे, इससे मोदी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेना पर सवाल उठाना मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। सर्जिकल स्ट्राइक की या नहीं की, इस पर सवाल करना मतलब मेरे हिसाब से बहुत गलत है। ये सेना का मतलब एक तरीके से अपमान है। अगर इनके पास सिर्फ दो जवाब है, या तो मोदी जी को लाना है या मोदी जी को हटाना है। ये नहीं है कि लाना किसको, इनके पास ये नहीं है कि विपक्ष किसको खड़ा करेगा, इनके पास कोई यही नहीं। तो जो हिंदू पे ये लोग टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म पे, तो इस चक्कर में ये लोग तो इस बार नहीं आ पाएंगे और आगे भी खत्म हो जाएंगे। देश की जनता जाग रही है, अब तुम किसको किसको बतलाओगे। इन देश विरोधियों के चक्कर में एक दिन तुम भी देश के सामने देश विरोधी बन जाओगे। दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो किया है वो सेना ने करा, जो करा वो देश हित के लिए करा। मोदी जी से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री कभी हुआ नहीं था जिसने इतना बड़ा एक्शन लिया। तो और ये रामचरितमानस पे जो सवाल उठा रहे हैं वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। हम भारत देश के नागरिक हैं, हम हिंदू हैं, हमारी आस्था पे आप सवाल उठाएंगे तो उसका परिणाम आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। जो सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह की बात हुई है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सबूत मांग रहे हैं,
अगर किसी सेना के जवान से जो दिन रात अपना बॉर्डर पर रहकर अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर रह रहा है, अगर उस जवान से अगर सबूत कोई मांगे तो ये मूर्खता है। 2024 में प्रधानमंत्री बनने से मोदी जी को कोई ताकत देश की रोक नहीं सकती। पहली चीज, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, देश के नेता हैं, अपनी अपनी बात जो कहते हैं, कहने के इसलिए चर्चा में बने रहने के लिए। दिग्विजय सिंह का ही सवाल है, तो बहुत पुराना सवाल है। जब स्ट्राइक हुआ था उसी समय से वो कर रहे थे, उनका कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस का कहीं मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, तो बौखलाहट में ये लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, इसका कोई मतलब। तो शायद लोगों को सुन लिया, उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में भले ही कुछ साजिश पूरी ना हो पा रही हो, लेकिन नफरती टूल किट के टारगेट में प्रधानमंत्री मोदी है। आपको याद होगा पिछले दिनों बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री की खबर आपने सुनी होगी। वो डॉक्यूमेंट्री गुजरात हिंसा को लेकर बनाई गई। 2002 में गुजरात हिंसा हुई, आज 24 है। आज फिर उस मुद्दे को लाना और उस पर बात करना और जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना मकसद है। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश पीएम मोदी के खिलाफ, इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। देश में बैन हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ विश्वविद्यालय ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए और विश्वविद्यालयों ने डॉक्यूमेंट्री देख ली प्रतिबंधित होने के बावजूद। पहली तस्वीर दिखाई, हैदराबाद में अहमियत बढ़ाई। हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुआ, हैदराबाद में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हंगामा हुआ, छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, क्योंकि ये बैन डॉक्यूमेंट्री थी और छात्रों ने देखी उसके बावजूद। अगली तस्वीर दिखाई जरा, तिरुवनंतपुरम में आप देख रहे हैं छात्रों पर वाटर कैनन, उनको तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। वजह क्या थी? मोदी पर बनी नफरती डॉक्यूमेंट्री को देखने की जिद। अगली तस्वीर दिखाइए, कोची में प्रोटेस्ट हुआ, कोची में प्रदर्शन हुआ इसके खिलाफ। अगली तस्वीर दिखाइए, हैदराबाद में स्क्रीनिंग हुई, ये देख रहे हैं हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। वहां छात्रों ने जबरदस्ती इस फिल्म को देखा है। अब आपको बताता हूं इसके पीछे की साजिश क्या है। आप भी जरा सोचिए, आखिर क्यों ये डॉक्यूमेंट्री सारी यूनिवर्सिटीज में दिखाई जा रही है, जहां यूथ जाता है, जहां युवा पढ़ता है, जानबूझकर। ये देख रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज। मोदी के खिलाफ युवाओं के ब्रेन वॉश का बड़ा प्लान, शिक्षा के कई बड़े केंद्र टुकड़े टुकड़े वाली साजिश में लगे हुए। प्रधानमंत्री और देश विरोधी सामग्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम मोदी की नकारात्मक छवि पेश की जा रही। कई यूनिवर्सिटी विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर रही और पीएम मोदी पर बीबीसी ने बनाई है यह विवादित डॉक्यूमेंट्री। इंडिया द मोदी क्वेश्चन को सरकार ने बैन कर दिया है और यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक है यह विवादित डॉक्यूमेंट्री। बैन के बाद भी हैदराबाद में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई। छात्रों के एक गुट ने यूनिवर्सिटी कैंपस में इसकी स्क्रीनिंग की। 50 से ज्यादा छात्रों ने विवादित डॉक्यूमेंट्री देखी है। एबीवीपी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का विरोध किया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। उसके बाद दिल्ली के जेएनयू में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी। स्क्रीनिंग से पहले दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है। विरोध के बाद जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद्द की गई। केरल में कई जगह विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई है। कोच्चि समेत कई शहरों में डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे भी स्क्रीनिंग के विरोध में हैं। आइए अब सुनिए उन छात्रों को जो हैदराबाद के छात्र हैं, उन्हें सुनिए। मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ऐसा नारा देते रहते, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बैन कर दिया गया है। वो वीडियो को बैन करने के बाद वो वीडियो को लेकर आके इन लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग करता है और ऊपर से बोलते हम दोबारा पार्ट 2 भी रिलीज कर देंगे बोल के। क्या हो रहा है? आप लोग का विचारधारा क्या है? जो भारत सरकार ने जिसको ब्लॉक कर दिया गया, मतलब इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसमें पूरा फेक न्यूज है। हम सब जानते हैं बीबीसी मतलब क्या है। बीबीसी पूरा जहर फैलाना उनका काम है भारत में। बीबीसी पूरा यहाँ पे एक भयानक वातावरण क्रिएट करना उनका काम है। बीबीसी भारत के खिलाफ काम करते हैं। बीबीसी ब्रिटिश चैनल भारत में जो छात्र इक्का दुक्का जो 4-5 हैं जो देखने की बात कर रहे हैं, जो टुकड़े गैंग कह रहा है हम जो देखेंगे, लेकिन सोचिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कह रहा है इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ। ब्रिटेन के पीएम कह रहे हैं वो इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते। उन्हें जरा सुनिए ऋषि सुनक को। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward.
आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से है। खबर यह है, आपको बताऊं कि आपने अगर स्पेशल 26 फिल्म देखी हो तो एक टीम 26 लोगों की जाती है, फर्जी टीम ऑफिसर बनकर और वहां जाकर लूट करती है। ऐसी ही लूट मुंबई में हुई है। फर्जी ईडी की टीम पहुंची और लूट कर कर चली गई। ये देखिए जरा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, ये जो बैग जा रहे हैं, एक बैग दो बैग, ये जो आप देख रहे हैं, ईडी की फर्जी टीम पहुंची थी। टीम पहुंची, उसके बाद टीम ने सारा माल बटोरा बैग में और माल लेकर 9-2-11 हो गए। ईडी की टीम कोई समझ नहीं पाया ये असली लोग हैं या नकली लोग हैं। पूरी टीम ने माल लेकर यहां से निकल गई और लोग देखते रह गए। जाने के बाद पता चला पैसा तो कोई और ले गया। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या और कैसे इन फर्जी लोगों ने ये रेड की, कितना पैसा लेकर वहां से भागे हैं वो। देखिए जरा, हुआ यह कि मुंबई के झावेरी बाजार में फिल्मी स्टाइल में लूट हुई है। स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कारोबारी के ठिकाने पर फर्जी ईडी ने रेड मार दी। खुद को ईडी अधिकारी बताकर 4 लोगों ने छापेमारी की। व्यापारी के ऑफिस में ईडी अधिकारी जैसे तेवर दिखाए कि वो ईडी के ही अफसर हैं, ऐसा लगे व्यापारी को। सख्ती दिखाने के लिए एक कर्मचारी को हथकड़ी भी लगा दी और असली ईडी अधिकारी समझकर ऑफिस के लोग डर गए कि वाकई ईडी के ऑफिसर्स आ गए। नकली अधिकारी छापेमारी के नाम पर 2 करोड़ रुपए ठग भी लिए, 25 लाख कैश और 3 किलो सोना लेकर फरार हो गए वहां से। पुलिस ईडी ने किसी तरह से सर्च ऑपरेशन से इनकार किया है। उनका कहना है उनका ऑपरेशन नहीं था ये। तब जाकर नकली ईडी अधिकारियों की लूट का खुलासा हुआ कि लूट तो कोई और गया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभी पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में भी लिया है और ईडी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। नकली अधिकारियों से बचने के लिए कई अहम सलाह दी गई है। ईडी के नोटिस या सर्च वारंट बारीकी से देखें अगर ईडी आ रही है और शक होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। वेबसाइट पर छापेमारी की असलियत जांची जा सकती है। तो इस तरह के फर्जी ईडी ऑफिसर्स अगर पहुंचे तो ईडी का कहना है कि पूरी तरह से जांच परख ले, वरना झावेरी बाजार में जो हुआ वही हो सकता है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।